उद्घाटन सत्र के बाद अब हम लोग हमारे टेक्निकल सेशन में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि हम सब जो हमारा आइडिया है उस आइडिया को किस तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी हम करना चाहते हैं, चाहे वो आइडिया भी आपके पास है चाहे नहीं है, उस यात्रा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर ये जो है सत्र है। और ये सत्र में हम लोग बहुत आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आपके मन में कोई प्रश्न आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे जब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा उसके बाद भी हमने एक प्रश्न उत्तर सत्र रखा है जहां पर आप अपने मन की कोई भी बात पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आप सभी, जैसा कि दिनेश जी ने कहा था, या तो उम्र में छोटे हैं तो मेरे छोटे भाई हैं और उम्र में बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई हैं। तो हम आपस में बड़े ही इस तरीके से कि अगर आज आप मन में कोई विचार लेके आए हैं तो बड़े ही प्रेम से, जैसे हम अपने छोटे भाई को समझाने की बात करते हैं, हम ठीक उसी तरीके से बात करेंगे। अगर आपको जीवन में कुछ भी करने की इच्छा है और आपको 100 लोगों ने बोला होगा कि भाई ये काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इस मंच से वादा करता हूं कि मैं आपको ये शब्द कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं स्वयं मानता हूं कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कई स्टोरीज हमारे को बताई गई और कई स्टोरीज आप में से आप खुद बनने वाले हैं। इस यात्रा में या इस सेमिनार में या इस प्रसंग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम RS चोयल है। मैं व्यवसाय से एक उद्यमी हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और मैं फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री के टर्नकी सॉल्यूशंस बनाता हूं। उसके अलावा मैं लेखक हूं, मैंने कई किताबें लिखी हैं और मेरी रुचि है उद्यमिता में। मुझे युवाओं के साथ उद्यमिता पर बात करना अच्छा लगता है। मुझे तब और भी अच्छा लगता है जब उन बातों से प्रेरित होकर के कोई अपना उद्यम शुरू करता है और वो अपनी सक्सेस स्टोरी जब सुनाता है तो मन को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको जो है कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, रोटी कपड़ा और मकान, दौलत शौहरत और ताकत। ये वो शब्द हैं जो हमारे दिमाग में कभी ना कभी किसी ना किसी अनुक्रम में आते ही रहते हैं। अब मैं आप में से किसी भी सज्जन से जो इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं या वो कौन है जो केवल रोटी कपड़ा और मकान चाहता है, या उसके मन में अपार दौलत, खूब शौहरत या प्रसिद्धि, खूब सारी उसके पास पावर हो और वो एक समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित हो। इन दोनों में से कौन सी बात आपके दिमाग में आती है? और अगर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में तो ये आती है कि मुझे तो मेरी रोजी रोटी मिल जाए, मेरा तो काम हो गया, वो भी अपनी जगह सही है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे जीवन में ऐसा कुछ करना है जहां पर मैं अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारूंगा, या मैं इतना बड़ा काम करूंगा कि लोग जो है मुझे मेरे नाम से पहचानने लगेंगे, यानी कि यश और कीर्ति जो है वो आपके पास अपार होगी। तो आप में से कोई ऐसा है जो ये बताना चाहे कि इन दोनों में से कौन से पक्ष को वो सोचता है? प्लीज आप दोनों ही बता दीजिए, वन बाय वन। पहले आप बता दीजिए। सेकंड ऑप्शन। अब इस सेकंड ऑप्शन में ये बता दीजिए कि आपका वो जो सपना आप देखते हैं वो क्या है। आप जो जैसा भी आप बताना चाहें कि भाई मेरे पास ये तो कार होनी चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, या कोई बैंक बैलेंस सोचा हो या कोई और सोचा हो, वो आपका जो सपना है वो क्या है? पूरे परिवार के सपने पूरे करने। बहुत बढ़िया बेनीवाल साहब, अब माइक इनको दीजिए। दौलत हो, शौहरत हो, ताकत हो, और साथ में जैसे दिमाग में आता है कोई चीज खरीदे तो टैग नहीं देखना पड़े। ये बात, रेस्टोरेंट में जाएं तो मेन्यू का राइट साइड नहीं देखना पड़े। अब आप देखिए कि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। जो बिजनेस कर रहा है मेरे हिसाब से उसका टारगेट होता है कि मैं अपने बिजनेस के टर्नओवर में इस साल 1 जीरो और बढ़ा लूं। कोई ज्यादा एम्बिशियस होता है तो वो कहता है मैं 2 जीरो एक साथ बढ़ा लूं। तो जीरो बढ़ाने की जो कवायद है वो अलग तरीके से चलती है
और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की कवायद अलग तरीके से चलती है। हालांकि दोनों के लिए नरसंगिक गुण एक जैसे ही होते हैं। अब मैं ये बात इसलिए यहाँ पर स्थापित कर सकता हूँ, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण रखे गए जिसमें उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो सब कुछ प्राप्त किया जो वो प्राप्त करना चाहते थे। यानी कि असंभव से लगने वाली बातों को भी उन्होंने संभव कर दिया। तो उसके पीछे क्या ताकत थी? उसके पीछे ताकत थी सोच की ताकत, उसके पीछे ताकत थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चीजों को, वस्तुओं को, गोल को, प्रारब्ध को अपनी ओर आकर्षित करना। और जब अगर हम बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी फिर इसके कुछ नियम, कुछ कायदे हैं। अगर आप इस नियम कायदों का ध्यान रखोगे तो आप सोचते हैं वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। आप इस बात को गांठ बांध लें। मैं 50 से ज्यादा देश घूम चुका हूं और बड़े बड़े ऐसे कॉरपोरेट के साथ काम कर चुका हूं जिनका टर्नओवर कैलकुलेटर में नहीं आता। उनकी भी जीवनी को आप जब देखते हैं तो पाते हैं कि एक दिन इन्होंने भी बहुत छोटी शुरुआत की थी, बिल्कुल छोटी शुरुआत। एक कदम से शुरू की गई यात्रा फिर एक बड़ी यात्रा बन जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। जो आप अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे वो आपका बिजनेस उस जगह पर पहुंच जाएगा। आप चाहे आज कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप कल क्या चाहते हैं और उस कल की चाहत के लिए आज क्या करते हैं। केवल चाहने से चीजें नहीं घटेंगी। कल मैं क्या चाहता हूं उसके लिए मैं आज करूंगा। ऐसा ही आदरणीय दिनेश जी कह के गए कि समय की कीमत हमें समझनी पड़ेगी। आज अगर हमने समय खराब किया तो फिर समय खराब हो ही जाने वाला है। इसीलिए जो हम सोचेंगे वो हम हो जाएंगे। एक बार को आप सारी बातें साइड में रख दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपके पास कितनी धन संपदा है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी जाति क्या है, ये सब भूल जाइए और केवल एक बात ध्यान रखिए, वो है मैं चाहता क्या हूं। और जो मैं चाहता हूं क्या मैं इसको किसी को बता सकता हूं? अगर मुझे कहा जाए कि मुझे जो जीवन में चाहिए उसको आप, उस महत्वाकांक्षा को, उस एम्बिशन को आप बताइए, मैं तब बोलता हूं कि घंटों लगेंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा चाहता हूं। पर जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जिसने खुद पर समय नहीं दिया है, वो एक दो लाइन बोल के रुक जाएगा। तो यहाँ पर अपनी चाहत को शब्द देना सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद उस शब्द को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फला चीज चाहिए तो उसके बारे में सोचिए, उसे देखिए। जैसे मैं अभी एक शब्द काम में लेता हूं, कार। अब इस कार शब्द से सभी लोगों ने अपने दिमाग में अलग अलग तरह की कार देखी होगी। किसी ने सफेद कलर की, किसी ने लाल कलर की, किसी ने काले कलर की, किसी ने लॉर्ड ऑल्टो देखी होगी तो किसी ने फरारी देखी होगी। गलत हूं क्या मैं? सही है ना? और किसी किसी को 3-4 कारें भी नजर आई होगी एक साथ लाइन से खड़ी हुई। आई किसी को? अब मैंने एक शब्द काम में लिया, आपके दिमाग में एक पिक्चर शुरू हुई। अब मैं दूसरा शब्द काम में लेता हूं, बिजनेस, मेरा अपना व्यापार। क्या शब्द की आपके दिमाग में पिक्चर बनी, वो आज का स्वरूप है। लेकिन अगर आपने इस पिक्चर को ऐसे देख लिया कि एक 10 मंजिला आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां पर आप नीचे उतर रहे हैं, आपको गार्ड एस्कॉर्ट कर रहा है, फिर आप लिफ्ट से 10वें मंजिल पर जा रहे हैं और वहां पर आप उस कंपनी के CEO काम कर रहे हैं, आपके नीचे हजारों आदमी काम करते हैं, आपका एक ब्रांड है, उस ब्रांड को लोग पूरी दुनिया में जानते हैं,
अब इतनी बड़ी कहानी को देखने के लिए समय लगता है, लेकिन बिजनेस बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए आपका अपना ब्रांड नेम, या वो निश जहां पर आप काम करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब बात हो रही है कि हमें अपने सपनों को किस तरीके से बात करनी है, आपको पूरी दुनिया में कंट्रोडिक्शंस मिलेंगे। आपको एक बात के दो पक्ष नहीं, आपको एक बात के 100 पक्ष मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पक्ष वही भारी है जो आपका अपना है। मैं केवल इतनी सी यहां से आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं कि आपकी जो सोच है वो पूरी हो सकती है, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे हैं। अब अगर हम बिजनेस की बात करते करते स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, फिर तो तन पे कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए समय है। तो अभी आज का समय है, हम अपने उस व्यवसाय को देखें, हम अपने उस व्यवसाय को अपने जीवन में बनता हुआ देखें, और जैसा हम चाहते हैं वैसा बनता हुआ देखें। उसके कुछ नियम कायदे हैं, और ये नियम कायदे मेरे बनाए हुए नहीं हैं। ये नियम कायदे सदियों से चल रहे हैं, उन लोगों ने बनाए हैं जो इस पथ पर जीवन भर चले हैं। उनसे सीख करके अगर हम कोई बात सीख जाते हैं तो ये बुद्धिमानी की बात है। इसमें कोई अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आप मुझसे बुद्धि में बड़े हैं, मैं आपको 100 बार प्रणाम करूंगा। इस भाव को जागृत करते हुए हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने बिजनेस को, अपने सपने के बिजनेस को, या जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मेरी आइडियोलॉजी है, या जो भी मेरा विचार है, मेरा आइडिया है, उस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो आप सभी जानते हैं। क्योंकि आपने कहा कि इससे फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, आप जानते हैं कि इससे वैभव आएगा, इससे वो कारों की लाइन लग जाएगी, इससे आप लोगों को जगह जगह बुलाया जाएगा। ऐसी तमाम बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं करूंगा। लेकिन बिजनेस का प्रकार चुनते हुए आज आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से कुछ का फॉर्मेट यहाँ है। ये समस्त प्रकार के बिजनेस नहीं है, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ये फ्यू हैं, कुछ हैं जो बिजनेस के फॉर्मेट हैं। इस फॉर्मेट में ज्यादातर बिजनेस आ जाते हैं। या तो आप किसी बिजनेस को सर्व करेंगे, या आप किसी कस्टमर को सर्व करेंगे, या आप गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, या आप कोई सर्विस किराए पे देंगे, या आप कोई रेंटल सर्विस चलाएंगे। ऐसी तमाम बातें इन सारे बिजनेस में कवर हो जाती है। इनमें से आपका बिजनेस जिस प्रकार का है उस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब अगर आपको गवर्नमेंट को सर्व करना है तो क्या आप घर घर दूध पहुंचाने वाले बिजनेस की फिलॉसफी को उसमें जोड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी बिड कंडीशंस अलग हैं, उसका माइंडसेट अलग है, उसकी स्टैटिक्स अलग है, उसके लिए अलग तरह की बिजनेस प्लानिंग चाहिए होती है। तो बिजनेस प्लानिंग को हमको आगे कैसे ले जाना है उस पर भी हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, अक्सर ये बात लोगों के जहन में होती है कि बड़े व्यापार वाला आदमी बड़ा होता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच ही मैं आपको बता सकता हूं मैं क्या मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि व्यापारी व्यापारी होता है, वो छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे एक राजा राजा होता है, राजा छोटा और बड़ा नहीं होता। दोनों ही अपने आप को किसी भी राज्य का राजा मानते हैं। वो उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका राजाओं जैसा होता है, तब वो राजा होते हैं। यानी कि जिस व्यापारी की हम बात कर रहे हैं, वो व्यापारी चाहे पान की दुकान चलाए, चाहे चाय की थड़ी चलाए, चाहे मल्टी बिलियन बिजनेस चलाए, सबसे पहले तौर पर वो पर्सनैलिटी के बतौर व्यापारी है। आज हम इस सभा में हैं, मैं पहले से व्यापारी हूं।
आप में से कुछ अभी व्यापारी हैं, आप में से कुछ भविष्य के व्यापारी हैं। हम एक ही नाव में बैठे हैं। जिस नाव को मैं आज चला रहा हूं उसको कल आप चलाएंगे। तो कहने का मतलब है व्यापारी का एटीट्यूड बनाना, उस मनोबल को प्राप्त करना कि छोटे से छोटे काम को करने के बावजूद भी आपको हीनता महसूस नहीं हो, वो आपको बड़ा व्यापारी बनाएगी। अगर आपने ये सोचा ये छोटा काम है, ये मैं नहीं करूंगा, मेरा अनुभव कहता है आप बड़े काम कभी नहीं कर पाएंगे। बड़ा काम करने की पहली शर्त है आपका मनोबल बड़ा होना चाहिए। आपका मनोबल बड़ा होगा, आप एक दिन बड़े व्यापारी बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है व्यापार छोटा और बड़ा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं आज की इस सभा में। यहां पर आपके पास किसी भी तरह के आइडिया हो सकते हैं, वो सारे आइडिया मान्य हैं, वो सारे आइडिया डुएबल हैं। ऑल्टर और इम्प्रोवाइजेशन हर जगह हो सकता है। कंसल्टेंट आएगा, मेंटर आएगा, वो आपको थोड़ा बहुत चेंज बताएगा। जब आप घर डिजाइन करते हैं तो आपसे आर्किटेक्ट पूछता है कितने कमरों का मकान चाहिए, आप बोलते हैं 3 BHK, फिर वो 3 BHK के ऑप्शंस देता है। ठीक इसी प्रकार आपके बिजनेस आइडिया को आप किसी मेंटर के पास ले जाएंगे, वो उसको ऑल्टर कर सकता है, इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है, लेकिन बदलने का राइट उसको भी मत देना। स्क्रीन के ऊपर 10 एग्रो इंडस्ट्री के 100 प्रोजेक्ट है, वहां पर QR कोड दिए हुए हैं। 100 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप QR कोड को जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज करा सकते हैं CA से, और उस CA को फीस देंगे हम, आपको नहीं देनी है। तो ये क्या एक बड़ी सुविधा नहीं है? ऐसी जो सेवाएं वहां पर हैं उन सबका QR कोड है, और ये QR कोड आप जाते वक्त स्कैन करिए, जो आपको चाहिए वो डाउनलोड करिए, और आप मान के चलिए कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। केवल एक ही कॉस्ट है कि आपको और मुझको मिलके व्यापार का वैभव खड़ा करना है। हमारे यहाँ पर नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है और सरकारी हो तो और ज्यादा दी जाती है। उसका कारण है बिजनेस का वैभव नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक कि वो बहुत बड़ा ना हो जाए, जब तक कि 5 गाड़ियां घर के आगे आके खड़ी नहीं हो जाए। हमें इस वैभव को लाना है कि हम जब कहीं जाएं और पान की दुकान पे कोई आदमी पान लगा रहा हो ना, तो हमारे मन में सम्मान की दृष्टि आ जानी चाहिए कि यार ये देखो खुद का व्यापार कर रहा है, 5 लोगों को बैकग्राउंड में जॉब देता ही है वो। तो व्यापार का वैभव के लिए हम उस आइडिया पे काम करेंगे, और इनमें से होते हुए ये एडवांटेज आपको मिलेंगे, क्योंकि फूड इंडस्ट्री आज गवर्नमेंट की MSME हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री हो, ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करती हैं। उसका कारण है ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत कम पूंजी में हो जाता है, और आप इसको आपके नेटिव प्लेस में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कोई और आइडिया आपको काम करना है, उस पर भी काम करेंगे, लेकिन यहां पर बात तो करनी है, पूरी दुनिया की बात तो नहीं कर सकते। तो 100 प्रोजेक्ट एग्रो के छांट लिए, उस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा 110 होगा तो उस पर भी बात करेंगे, 1000 पर भी बात करेंगे। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये 10 प्रोजेक्ट जो हैं, इन 10 प्रोजेक्ट के अंदर हमने 10-10 प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, यानी कि 10 × 10 100 प्रोजेक्ट। इन 100 प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको उस स्कैनर को स्कैन करने से मिल जाएंगी। पहली है ग्रेन प्रोसेसिंग, दूसरी है स्पाइस प्रोसेसिंग, तीसरी है डेयरी एंड प्रोडक्ट। मैं बहुत जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि समय से हमें सारी चीजें पूरी करनी है। इनकी सारी जानकारी आपको वहां उस QR कोड में मिल जाएगी। तो आपके समय को बचाने के लिए मैं यहाँ पे तेजी से चल रहा हूं। बेकरी इंडस्ट्री आजकल कुकीज का, मिलेट की कुकीज का बहुत बड़ा व्यापार है, और छोटे से तरीके से शुरू हो सकता है। हाउसवाइफ शुरू कर सकती हैं, और इसको चाहे जितना बड़ा भी बनाया जा सकता है। एक पूरी ऑटोमेटेड फैक्ट्री लगाई जा सकती है। ऑयल प्रोसेसिंग, अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी जिसमें 7 बातें थी, 5 बड़ी मुख्य हैं। उनमें से एक बात है कि
घर पर थोड़ा तेल कम खाओ, कोई भी मीम बना सकता है, स्वतंत्र भारत है, लेकिन उसके पीछे की भावना क्या है? हम तेलों में, खाद्य तेलों में आयात पर निर्भर हैं। हमारे खाद्य तेल का जितना कंजम्पशन है उसका 55% इंपोर्ट होता है और इस 55% इंपोर्ट का 80% पाम ऑयल है। तो जो तेल आप खा रहे हैं इसकी पूरी संभावना है वैधानिक तरीके से उसमें पाम ऑयल मिला हुआ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। गवर्नमेंट जानती है शुद्ध तेल हम पूरे भारत को नहीं खिला सकते, तो फूड सेफ्टी के परिधि में वो अलाउ किया हुआ है, उसमें उतना % पाम ऑयल मिलाया जाता है। तो हमें पाम ऑयल का इंपोर्ट रोकना है तो 2 तरीके हैं, या तो तेल खाना कम करो या तेल बनाना ज्यादा चालू करो। तो फिर यही तेल का उद्योग है। आज घर घर में कच्ची घानी का ऑयल बिक रहा है। जो लोग बीमार हैं वो कहते हैं रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। तो कितना बड़ा स्कोप प्रधानमंत्री जी ने पैदा कर दिया खाद्य इंडस्ट्री के लिए, ऑयल इंडस्ट्री के लिए, कि गांव गांव में कच्ची घानी टाइप की इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। रिटेल एंड ग्रोसरी शॉप ऑर्गेनाइज्ड भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स में भी जा सकते हैं, बैक एंड स्टोर में भी जा सकते हैं, तमाम तरह की चीजें दी हुई हैं। आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बनाना जानते हैं, उसको आप बेच सकते हैं। इस तरह के n नंबर्स ऑफ आइडियाज आपके पास आ सकते हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं। फार्मिंग एंड एग्रो टूरिज्म, मुझे अभी हंसी आई, आप लोगों ने देखा वो हंसी क्यों आई? कि कल हम दोस्तों के साथ बैठ के इस फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा यार ये कैसी इंडस्ट्री हुई? अरे मैंने कहा ये तो बहुत फर्टाइल हो रही है और इसमें तरह तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और एक एडवर्टीजमेंट में तो मैंने ये भी पढ़ा था कि भाई आप सब्जी उगाएंगे, खुद काटेंगे, हम आपको ऑर्गेनिक सब्जी खिलाएंगे, आपसे खेती भी करवाएंगे, आपसे गायों का काम भी करवाएंगे, आपसे वो सारे काम करवाएंगे जो एक फार्मिंग में की जाती है, आपको फार्म की फीलिंग देंगे। तो बोले इसमें हंसने की क्या बात हुई? मैंने कहा उसमें नीचे लिखा हुआ था ओपन एयर टॉयलेट, आप ओपन एयर टॉयलेट को भी यूज करेंगे। तो टूरिज्म कहां पहुंच गया? आप सोचिए, किसी ने ये भी सोचा कि अरे साहब ओपन एयर का भी तो मजा लेके देखो। क्या बिजनेस आइडिया है? आप गूगल करके देखिए कितने लोग कर रहे हैं इस आइडिया को, इस फार्मिंग वाले, टूरिज्म वाले आइडिया को। क्लाउड किचन कितना चल रहा है, क्लाउड किचन 10 तरह की चीजें इसमें चालू हो सकती है। एग्रीगेटर बन सकते हैं, कंबाइनर बन सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। क्यों? आज घर घर में लग रही है। इसके स्टील के बर्तन बनाने की, मतलब जो इक्विपमेंट है वो बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्लाउड किचन खूब लग रही है, घर घर में खुल रही है, गाँव में खुल रही है। वेयर हाउसिंग, भारत की एक बड़ी समस्या वेयर हाउसिंग है। हमारे यहाँ पर खाद्यान्न जो है खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ हमारी वेयर हाउसिंग जो है प्रॉपर नहीं है। क्या आपको पता है वेयर हाउसिंग पे 80% तक की सब्सिडी है? यानी कि आप 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, सरकार 30 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको देगी, क्योंकि वेयर हाउसिंग राष्ट्र की जरूरत है। तो जब इस तरह की स्कीम्स हैं, अब बात आती है जबकि स्कीम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं साहब ये सब बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सब होगा, और नहीं होगा तो हम लोग हैं ना आपकी मदद के लिए। हम देखेंगे कैसे नहीं होता। कौन है जो आपके और आपके सपनों के बीच में आता है? तो जो आप चाहोगे वो तब होगा जब सबसे पहले आप करना शुरू करोगे। एनी अदर्स आइडिया, इसमें आप अपना कोई भी आइडिया डाल सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो एग्रो हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सेम है। कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए, और भी 16 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए। अब अगर आप किसी स्कीम के थ्रू जाते हैं तो आपको 3 साल 5 साल की इन सब चीज़ों में छूट मिल जाती है। आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है, आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। क्या आपको पता है
कि पीएमएफई जो एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका बजट का जो अलोकेशन होता है, उस अलोकेशन का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन 8 से 9% ही हो पाता है, लेने वाले ही नहीं है। अब जो लेने वाले हैं वो बोलते हैं देने वाले नहीं है, वहां पे बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये जो गैप है, इसको टेक्नोलॉजी से समझना पड़ेगा, इसको समझदार लोगों के द्वारा समझना पड़ेगा कि गैप कहाँ है। दुनिया भर की ईएमआई ले लेके सिविल खराब कर रखा है, कौन बैंक लोन देगा? पहले आपका सिविल सही करवाया जाएगा, तब जाकर के लोन की लाइन में लगोगे। तो ऐसी वो बहुत सारी बातें हैं जो आपको पूरे पॉइंट में जाननी चाहिए। कीवर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, स्कीम्स, पीएमएफएमई, पीएमकेएसवाई, पीएमएमवाई, पीएमईजीपी, इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं फूड को लेके, स्किल को लेके, हैंड होल्डिंग को लेके, मार्केटिंग को लेकर के। अब यहाँ पर कंप्लायंसेस, यहाँ पर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर मंशा या इंटेंशन, ये सारी चीजें माइंड करनी होती हैं। तो ये उसमें जो है आपको मानना पड़ता है। बढ़िया ई कॉमर्स है, बढ़िया आपके पास वेबसाइट है, आपके सेल्स के फनल्स क्या कहते हैं, आपकी मार्केटिंग क्या कहती है, ये सारे तरीके आज एआई को कैसे मार्केटिंग में काम में ले सकते हैं। आज का जो युग है वो ऐसा युग है कि आप अगर कोई आइडिया सोच सकते हैं तो उसके लिए मेंटरिंग के लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में एक एआई इंस्टॉल कीजिए, उसको अपना आइडिया दीजिए, उससे बड़े कीजिए, उससे पिक्चर बनवाइए, उससे आप पूरी स्ट्रेटेजी बनवाइए। लेकिन इतने से व्यापार नहीं हो जाएगा, लेकिन इतने से आपकी समझ बढ़ जाएगी, इतने से आपको उसके कानून कायदे मालूम पड़ जाएंगे, इतने से आपको ये तरीका मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। वो मार्केट भी ढूंढ देगा। एक्सपोर्ट की बात चली अभी, आज डेटा अवेलेबल है, भारत से कौन कौन से देशों में एक्सपोर्ट होता है या कौन कौन से देश भारत से टेक्सटाइल मंगाते हैं या सांगानेरी प्रिंट मंगाते हैं। फिर आप उसकी कैटेगरी में जाएंगे, वो कौन कौन से व्यापारियों से खरीदता है, आप उस व्यापारी तक पहुंच सकते हैं। वो व्यापारी और किन किन को बेचता है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी डेटा का पूरा नेक्सस आपको एक्सेस हो जाता है। आपको प्राइस तक मालूम पड़ जाती है कि फला एक्सपोर्टर ने चादर कितने रुपए में बेची। ये है डेटा की ताकत। अब उसका तरीका है, उसकी वैल्यू है, वो आप दीजिए। तो आप सोचिए कि आपका कोई भी आइडिया जब ऐसे लोगों के बीच में जाकर के मेंटरिंग होगी उसकी, तो कितना बड़ा बन सकता है वो आइडिया जिसको आप छोटा समझ रहे हो या जिसमें बड़ा भी आप करना चाह रहे हो, वो करने के लिए आपको कितना बड़ा एक साधन संसाधन वहां पर मिल सकता है। अब जब बात एलिजिबिलिटी की आती है तो खुद को जानना जरूरी है, अपना एनालिसिस करना जरूरी है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट है। कोई भी बड़ी कंपनी जब अपना कोई काम शुरू करती है तो वो ये काम जरूर करती है, क्योंकि इस एनालिसिस से आपको पता लगता है आप अभी कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। और उसके बाद आप प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद आप एक अपना ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम वो रजिस्टर करवाएंगे ताकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। मैं कई बार कई लोगों से जो है मिलता हूं, वो कहते हैं कि साहब उस कंपनी का नाम ये है तो क्या मैं अपना ब्रांड नेम ये रख लूं? कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिलते जुलते ब्रांड नेम से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए आपको डिटेल प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी, आरओआई ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा कि कैसे ये सारी चीजें आपको वापस मिलेंगी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था हॉबी, हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में। कितना भी बिजनेस के बारे में सोचिए, लेकिन इन 3 चीजों पर हमेशा ध्यान केंद्रित करिए। आजकल युवाओं में एक बड़ी चीज आ गई है, बल्कि एक नहीं 2 चीजें आ गई हैं। एक तो शादी लेट करेंगे, दूसरा करियर बनाएंगे। अब इन दोनों का टाइम है, टाइम निकल गया तो शादी करने में वो आनंद नहीं आएगा, जनरेशन में दिक्कत आएगी।
क्योंकि जो समय जिस चीज के लिए बना है वो उसी समय में अच्छा लगता है। इसीलिए हॉबीज को, हेल्थ को और हैप्पीनेस को हमेशा माइंड करिए। अब जब बात आती है सबसे एंड में आपको धन्यवाद ज्ञापित करने की, तो इस धन्यवाद ज्ञापित में मैं एक बात जरूर बोलता हूं, मांगता हूं, जो यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। और वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस बात को गौरवान्वित महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देश के वासी उस देश को पैट्रोनाइज करते हैं वो देश इतिहास में हमेशा सिरमौर बनता है। आप जापान के टाइम को याद कर लीजिए, आप जर्मनी के टाइम को याद कर लीजिए, आप फ्रांस के टाइम को याद कर लीजिए। अब हिंदुस्तान का समय है, ये सदी हिंदुस्तान की है और इस सदी पर हमें गर्व होना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से ये अपील रहेगी कि आप जो है यहाँ पर इस बात को महत्व दें, और मेरी आपसे ये करबद्ध प्रार्थना है कि आप देश के ऊपर जरूर गर्व करें और एक छोटा सा प्रण लें कि भारत की महिमा के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा, गलत कहेगा, उसकी महत्ता को कम करेगा, ऐसे शब्द ना तो मैं सुनूंगा और ऐसे शब्द मैं ना कभी कहूँगा। यही मेरी आपसे निवेदन है। अंत में स्वावलंबी भारत अभियान, जो कि एक ऐसा अभियान है भारत के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता की तरफ आकर्षित करने के लिए अग्रसर है, उसी का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उस नाते से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़ें। जैसा कि आदरणीय मैडम अर्चना सुराना जी ने कहा था कि घर जाके हम 50 लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी गतिविधि है, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए बनी है। तो इसका उल्लेख अपने मित्रों से जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने जीवन में प्रगति करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।